कहूंगा कि आजमाइश का वक्त है, क्योंकि जब आप 2 दिनों से इतने जबरदस्त सेशन सुन रहे हो और उसके बाद रत्ना जी और नसीर साहब आपसे मुखातिब हों, तो बस लाला माधव और जौहर का ये शेर ही कहने को मिल सकता है साहब कि नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी, नसीर साहब। हम लोग बहुत अरसे से ये कहिए कि इस फेर में थे कि किसी तरह से इनको मंटो और साहिर की बंबई से निकाल के मीरो गालिब की दिल्ली में लाया जाए। अच्छा, फैज का ये मतलब भी पढ़ा आपके लिए कि गुलों में रंग भरे बादल व बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। लेकिन आज बिलाखिर 7 साल के बाद मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों इस गजल के मक्ते तक आ गए कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। तो अहले दिल्ली से ये गुजारिश है कि इस बात का सबूत दें कि वाकई अगर इनको कुएदार से निकल के, कुएं यार से निकल के और आना हो तो सुएदार तक ही आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नसीर साहब, रत्ना जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आप सबका, सबको आदाब आदाब, नमस्कार। बहुत खुशी होती है दिल्ली वापस आके, क्योंकि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और अलीगढ़ में पढ़ा हुआ हूँ, और दिल्ली वो शहर है जहाँ मैंने अपने पेशे की तरबियत पाई, जहाँ मैं 3 साल पढ़ा। और मुझे याद है सन 70 से सन 73 की बात है कि हम लोग नाटक किया करते थे, कोई देखने नहीं आया करता था। तो आज बड़ी खुशी हो रही है, काश कि मैं आज नाटक कर रहा होता। दिल धड़कने का सबब, ये इस सेशन का टाइटल है साहब, दिल धड़कने का सबब। देखिए, हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग आप लोग दोनों, हम सबके दिल के धड़कने के सबब अलग अलग हैं, लेकिन अगर कोई एक मुश्तरका सबब है हम सबके दिल के धड़कने का, तो वो है ज़बान उर्दू, जिससे हम सबको मोहब्बत है। तो नसीर साहब, मैं इसी से गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ कि आपकी, हालांकि पैदाइश बाराबंकी की है जो उर्दू का गढ़ है, लेकिन आपका उर्दू से जो रिश्ता है उसका आगाज कैसे? देखिए, उर्दू, उनको उस तरफ आवाज कम जा रही है भाई, आवाज अब आ रही है, राइट। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्योंकि मेरी पढ़ाई अंग्रेजी स्कूल में हुई 5 साल की उम्र से, तो मैं जो जितनी उर्दू जानता था वो भूल गया। हालांकि उर्दू ही वो जबान थी जो मेरे कानों में सबसे पहले पढ़ी होगी। जाहिर है कि सबसे पहले तो मुसलमान घर में जब पैदाइश होती है तो अजान पढ़ी जाती है बच्चे के कानों में, तो गालिबन मेरे कानों में भी पढ़ी गई होगी, लेकिन वो अरबी में थी। लेकिन उर्दू मैंने बोलनी, मैं भूल गया जब मैं स्कूल में गया, जहाँ जो नैनीताल में था, और जहाँ से हर साल 3 महीने के लिए घर वापस आना होता था। मेरे वालिद अजमेर शरीफ में रहते थे, और हमारी वालदा जो थी उनसे कभी बात नहीं होती थी क्योंकि वो अंग्रेजी बोलती नहीं थी। क्या अच्छा, देखिए, आवाज का ये है कि इससे ज्यादा जोर से तो नसीर साहब बोल नहीं सकते, तो अगर आप लोग जरा से शांत रहें तो शायद आवाज आप तक पहुंच भी जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी जोर से भी बोलूं, लेकिन आप साथ दें तो बेहतर होगा। शुक्रिया। तो मैं उर्दू से अपने रिश्ते की बात कर रहा था, जो बहुत बाद में बंधना शुरू हुआ जब मैं अलीगढ़ गया कॉलेज में पढ़ने के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्योंकि हाँ, बट इतनी आवाजों के साथ बोलना जरा मुश्किल है, तो जरा सा आप सब्र करें, थोड़ा सा अगर कानों को तकलीफ दें तो शायद सुनाई दे जाए जो मैं कह रहा हूँ। अलीगढ़ में मैं सन 67 में गया पढ़ने, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के बाद,
और पहली दफा खानदान के जलसों को छोड़ के पहली बार मैं ऐसे माहौल में रहा जहां चारों तरफ उर्दू बोली जाती थी। और धीरे धीरे मैं खुद भी बोलने लगा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ये जबान तो मैं जानता हूं और ये जबान मुझे खुद भी बोलनी चाहिए। तब मैंने बोलनी शुरू की। उसके बाद दिल्ली आना हुआ और फिर उर्दू के नाटक में बहुत करना चाहता था, लेकिन इस कदर कमी है उर्दू के ड्रामों की कि मैं कर नहीं पाया जब तक मुझे कहानियां ना मिली। लेकिन जो रिश्ता पक्का हुआ उर्दू से मेरा, वो गालिब के जरिए। मैं अगर आप लोग जरा से हमारा साथ दें तो सबको आवाज आ सकती है। मैं तो गलत फहमी में था। हाँ ठीक है, अब आप लोग जरा सा शांत रहिए, आवाज सबको आएगी। तो मैं ये कह रहा था कि जब गुलजार भाई ने मुझे चुना मिर्जा गालिब का किरदार करने के लिए, तो पहली बार मेरा ताल्लुक हुआ उर्दू शायरी से। हालांकि उससे पहले स्कूल में जब थे तो एक आध शेर गालिब साहब के मालूम थे, खास इसलिए भी कि अपनी गर्लफ्रेंड की चिट्ठियों का इंतजार रहता था। तो ये शेर तो सबसे पहले मैंने सीखा कि खत देख के मुंह देखता है, कुछ तो पैगाम ज़ुबानी और है। हालांकि कुछ पैगाम ज़ुबानी होता नहीं था, लेकिन इंतजार जरूर किया करते थे हम। और जब मुझे मैंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ गालिब साहब की शायरी की गहराई के बारे में और उसके मानी के बारे में कुछ। ये मेरी खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है कि लोग मुझसे कहते हैं कि जब हम गालिब को तसव्वुर करते हैं तो तुम्हारी शक्ल सामने आती है। हालांकि मेरी शक्ल गालिब साहब से बिल्कुल नहीं मिलती। बाय द वे, गालिब साहब की एक तस्वीर है जो मैंने देखी है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है, क्योंकि लोग मुझसे उम्मीदें करते हैं कि मैं गालिब जिस तरह की बातें करूं, वो मुमकिन है नहीं मेरे लिए। और मेरे ख्याल से गालिब को इतनी शोर वाली महफिल में कभी कुछ सुनाना नहीं पड़ा होगा। तो रत्ना जी, यही सवाल असल में मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो फरमाया, लेकिन आपके लिए तो ये एक सीखी हुई जुबान है। जाहिर है कि या आपकी पहली जुबान या मादरी जुबान तो नहीं है उर्दू, इट्स अ लर्न्ड लैंग्वेज फॉर यू। तो आपका उर्दू से क्या रिश्ता, किस तरह से शुरू हुआ, उसका आगाज कैसे हुआ? हेलो जी। तो मेरा रिश्ता उर्दू से बचपन में बना, क्योंकि मेरी माँ के बहुत सारे दोस्त, मेरी माँ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा में काम किया करती थी, और उनके बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। बहुत सारे शायर उनके दोस्त थे, बहुत लेखक उनके दोस्त थे। इप्टा में काम करते थे साथ मिलकर के, ये सब साथ रहते थे। और मैं बचपन से ही उनके घरों में जाया करती थी। उनकी बातें समझ में बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल ज़बान की मानी नहीं असर करते थे मुझे, लेकिन वो साउंड और उसकी खूबसूरती, उसकी मिठास, वो कानों में बचपन से पड़ी। बोला बहुत कम मैंने, लेकिन वो मेरे कानों में वो बचपन से रही है। और जब मैं बड़ी हुई और फिर से जब NSD में आई, हाँ बाकी हिंदी फिल्मों के ज़रिए तो हम सबका कुछ ना कुछ तारुफ उर्दू से रहा है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों का तारुफ सिर्फ हिंदी फिल्मों और उनके गानों के ज़रिए बना है उर्दू ज़बान से। मेरा भी यही हाल था। और जब मैं NSD आई तो यहाँ की ज़बान, जो हम लोग नाटक जिसमें करते थे, वो ज़्यादातर उर्दू होती थी। बहुत ज़्यादा आदत नहीं पड़ी मुझे बोलने की, लेकिन फाइनली जब नसीर ने इस्मत चुगताई की कहानियाँ करना शुरू की, तब पहली बार मैंने ध्यान से उर्दू
सीखना शुरू की। और बहुत स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर हैं ये, बहुत पीट पीट के सही उर्दू बुलवाते हैं। कोई भी नुक्ता कहीं छूट जाए तो बहुत डांट पड़ती थी। सो इसलिए बहुत ध्यान से मैंने और हिबा ने और बाकी और काफ़ी सारे एक्टरों ने जिन्होंने इस्मत आपा के और नाटक कहानियों में पार्ट लिया, हम सब ने बहुत मेहनत करके ये ज़बान सीखी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने नसीर से सीखी है वो ये कि कोई भी ज़बान बोलो तो खूबसूरती से बोलो, और उसके लिए मेहनत लगती है। उसके लिए अच्छी ज़बान बोलने वालों के लोगों के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है, और ये मुझे बहुत वैल्यूबल रहा है। मैं काफ़ी सारी ज़बानें बोलती हूँ और हर ज़बान अच्छी तरह बोलने की कोशिश करती हूँ। मैं इस पे भी आपसे बात करूंगा रत्ना जी, लेकिन ये बताइए कि अभी आप फरमा रहे थे कि आपने उनको शुरू में तो वो शेर गालिब का इसलिए सीखा कि गर्लफ्रेंड का खत आता था या उनको लिखते थे, तो आपसे भी कुछ जो है शेर व शायरी करते हैं ये घर पे? नहीं, मगर शेक्सपियर की सॉनेट्स बड़ी खूबसूरती से रिसाइट करते हैं। तो गालिब को मैंने बहुत सुना है क्योंकि रिहर्सल सारी घर पे ही होती थी, तो वो सारे डायलॉग और जो म्यूजिक का रिहर्सल लिपसिंग करने की मेहनत, नसीर जितनी मेहनत कम लोग करते हैं, तो वो तो हमने भी साथ में कॉन्स्टेंटली वो मेहनत की है। तो जावेद अख्तर साहब से एक बार मैंने यही सवाल पूछा था शबाना जी से कि ये आपके साथ लिए भी कुछ रोमांटिक लिखते हैं कि उनका इनसे ज़्यादा अनरोमांटिक शख्स कोई नहीं है, तो जावेद साहब ने फिलबदी ये जवाब दिया कि भाई ये तो वैसी बात है कि कोई शख्स सर्कस में काम करता हो तो घर पे भी उल्टा लटका रहे। तो बहरहाल रत्ना जी ये बताइए, आपकी डिक्शन का मामला है, आपका डिक्शन, उर्दू का जो डिक्शन है, जो तलफ़्फ़ुज़ है आपका, जो शीन काफ है, वो इतना दुरुस्त है। मेरा सवाल ये है कि अब हिंदुस्तानी फिल्में जो है उसमें चाहे हम लोगों को ट्विस्ट विद डेस्टिनी ना याद हो, लेकिन फिल्मों के डायलॉग ज़रूर याद होते हैं, और उसका एक बहुत बहुत इम्पैक्टफुल ज़रिया है फिल्म। फैशन से लेके ज़ुबान से लेके डिक्शन तक सब कुछ जो है वो ये कह लीजिए कि एक तरह से फिल्म जो है वो कंट्रोल करती है। तो ये बताइए कि सवाल मेरा ये है कि तलफ़्फ़ुज़ का क्या रोल, कितना रोल है फिल्म में, और दूसरा सवाल मेरा इसके बरक्स ये भी है कि क्या गलत तलफ़्फ़ुज़ का अगर रोल जस्टिफाइज इट, तो क्या गलत बम्बैया हो गई, गलत तलफ़्फ़ुज़ का भी कोई के लिए भी कोई स्पेस है? जैसे वो मशहूर गाना है शायद आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, सावन का महीना पावन करे शोर, तो वो करेक्ट करते हैं, वो कहती है शोर, तो करेक्ट करते नहीं शोर, तो इसकी भी जगह है क्या? एक एक्टर का रिश्ता ज़बान से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हमको हर तरह की ज़बान बोलने की तैयारी रखनी पड़ती है। आप बुरा नहीं, अपभ्रंश या डिस्टॉर्टेड डायलेक्ट, एक्सेंट आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप अच्छी ज़बान अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये मैंने खुद आजमा के देखा है। अगर मेरी ज़बान ठीक नहीं है, जैसा मेरे साथ इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ था, मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, और मेरी टीचर्स जो थी वो ज़्यादातर पारसी टीचर्स थी मुंबई में, और वो जिस तरह की अंग्रेज़ी बोलती थी वो मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट थी, मेरी वोकैबुलरी अच्छी थी, लेकिन मेरा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत था, और ये मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं था कि मैं गलत अंग्रेज़ी बोल रही हूँ जब तक मैंने एक्टिंग करना नहीं शुरू की। फिर मुझे ये पता चला कि डेफिनेटली मेरी अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे सुधारनी पड़ी। तब मैंने जाना कि अच्छी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर एन एक्टर। उसके बाद उस ज़बान को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। अगर डिस्टॉर्टेड आपकी ज़बान खुद है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता ऑन डिमांड, उसमें बहुत वक्त लगता है, डिस्टॉर्शन करने में कम वक्त लगता है। और मैं आजकल जो नोटिस कर रही हूँ, आमतौर जो एक्टर्स, यंगर एक्टर्स जिनके साथ मैं काम करती हूँ फिल्मों में खासकर, वो रियलिज्म के चक्कर में वो जिस तरह से बोलना उनकी जो पैटर्न बन गई है वो बहुत अनक्लियर और बहुत सिमिलर, एक ही टोन में।
यू नो अंडर द टोन, एक तो बेस में बोलने की सब लोग कोशिश करते हैं, क्लैरिटी का कोई एहसास नहीं होता, शब्दों को खा जाते हैं, एंड मुझे ये बहुत तकलीफ देता है।